गए हैं। तो हम चलते हैं, आज हम मार्च सेकेंड वीक का करेंगे कवर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, कोट ऑफ द डे: द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दैट ऑफ लिटिल एक्स्ट्रा। ठीक है जी। तो द डिफरेंस क्या है किसी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में? डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा और एक्स्ट्रा किया है, पुश किया है अपने आप को। तो ठीक है, तो ये आप अपनी स्टडीज में अप्लाई करिए, अपने लाइफ में भी अप्लाई करिए। जिमी जॉनसन का कोट है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिए जहां भी आप काम कर रहे हैं। हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। ठीक है, ये याद रखिए जी। तो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही डिफरेंस होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा जाता है, तभी जाके वो सक्सेसफुल होता है लाइफ में। ठीक है, चलते हैं आगे। फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी, फर्स्ट सेक्शन जो है वो पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। इससे हम कवर करेंगे जो जो न्यूज़ हमारी इस वीक में इंपॉर्टेंट थी। चलते हैं आगे। चलिए जी, सबसे पहला आ गया राजमार्ग प्रवेश पोर्टल। ये न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में डाला है इसे। और ये है क्या चीज़? देखिए जी, ये कुछ नहीं है। पहले तो बता देता हूँ किसने लॉन्च कराया। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये है क्या चीज़? राजमार्ग प्रवेश पोर्टल है एक एनओसी सर्टिफिकेट ये देगा आपको। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप एनओसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब एनओसी सर्टिफिकेट किसके लिए लेना है? वो इसके लिए लेना है जैसे आप फ्यूल स्टेशन सेटअप करना चाहते हैं कहीं हाईवे में, या कोई एमिनिटीज या प्राइवेट प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रेस्ट रूम हो गए, कनेक्टिंग रोड सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना चाहते हैं, पाइपलाइंस, ये सब चीज़ें आप कराना चाहते हैं। तो कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो एनओसी सर्टिफिकेट अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी से लेना चाहता है तो राजमार्ग प्रवेश पोर्टल के थ्रू ले सकता है। राजमार्ग से ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि राजमार्ग किसी हाईवे से रिलेटेड होगा। प्रवेश मतलब उसमें एंटर कर रहा है, पोर्टल इज अ वेबसाइट। तो राजमार्ग प्रवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिससे कि हम एनओसी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ये पेपरलेस है, फुल्ली डिजिटल है। ठीक है, टाइम बाउंड हो जाएगा, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये परमिशन मिल जाएगी, एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यही था राजमार्ग प्रवेश पोर्टल। और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ये क्या है? पीबी शब्द। ठीक है जी, है क्या चीज पीबी शब्द? देखो यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है ना एक, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे डीडी न्यूज, डीडी नेशनल का लोगो लग रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री कौन सी है पहले इसके देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इसकी, जो इसको हेड कर रही है। इसमें हो क्या रहा है? अब देखो, ये पीबी शब्द एक पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाई गई गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें हम क्या करें, जिसमें गवर्नमेंट क्या डाल रही है? डेली रिलेटेड न्यूज डाल रही है। चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स हो, वो एक गवर्नमेंट वेरीफाइड सोर्स से आ रहे हैं। तो जो भी हमारे मीडिया पर्सन हैं या मीडिया अथॉरिटीज हैं या मीडिया चैनल्स हैं, वो वहां से न्यूज ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। कोर ऑब्जेक्टिव देख लो आप यहाँ पर क्या है। देखो, सिंगल पॉइंट शेयर न्यूज फीड्स, फीड सर्विस डिजाइन टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद अनबायस्ड हाई क्वालिटी कंटेंट। मतलब आपको न्यूज का एक सोर्स मिल गया है। न्यूज का आएगी पीबी शब्द पोर्टल में आएगी, वेबसाइट में आएगी, वहां से आपके मीडिया पर्सन से या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन वहां से डायरेक्ट न्यूज उठा सकती है। और ये लोगो फ्री न्यूज होती है, इसमें कोई भी लोगो नहीं होगा लगा हुआ। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, अभी ये फ्री है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या है, ये न्यूज में इसलिए आई थी कि उसको दोबारा फ्री कर दिया, रिमेन फ्री अंटिल मार्च 2027। उसके बाद इसमें शायद से गवर्नमेंट जो है अ, कुछ फी लगा देगी या कोई सब्सक्रिप्शन लगा देगी। ठीक है, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ये न्यूज से रिलेटेड कुछ है, जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज है, जो कि इस प्लेटफॉर्म में आएगी। पर ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूज होगी। ठीक है जी। और कुछ याद रखने की जरूरत, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की है ये, एज एन पोर्टल है ये। यहाँ पर सारी न्यूज आर्टिकल्स आएंगे जो कि आप अपने मीडिया चैनल्स के लिए यूज कर सकते हैं या मीडिया सोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो उन न्यूज को। ठीक है जी। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? प्रसार भारती। ठीक है, ये इंडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, मतलब ये गवर्नमेंट एंटिटी है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर। ठीक है,
सबसे पहले कब फॉर्म हुई थी? नवंबर 23, 1997 में फॉर्म हुई थी एक्ट के थ्रू, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर। ऑटोनॉमस बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? ये एक्ट के थ्रू बनी है, ये वाला एक्ट है जो इसके थ्रू बनी है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है। तो ये हो गया आपका क्लियर। पीबी शब्द क्वेश्चन आता है तो इससे, यही इससे से रिलेटेड होगा। तो ये न्यूज से रिलेटेड है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डेली न्यूज आती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल न्यूज, जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड होती है। ठीक है जी, हो गया क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये प्लेटफॉर्म है। चलते हैं आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर है जो हमारे मिनिस्ट्री आयुष जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या है, जेप्टो के साथ कोलैबोरेट किया है। अब कैसे कोलैबोरेट किया है? जेप्टो तो आपको पता होगा ना, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ये सब एक जैसे प्लेटफॉर्म है। जेप्टो भी उनमें से एक प्लेटफॉर्म है जो कि 10 मिनट डिलीवरी या 5 मिनट डिलीवरी में, इंस्टेंट डिलीवरी में वर्क करता है। ठीक है, तो आयुष है जो मिनिस्ट्री, हम आयुष है हमारी, ठीक है, उन्होंने क्या है, अपना एक स्टोर खोल दिया है। किसके अंदर? जेप्टो के अंदर। तो आप जो भी आयुष से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको जेप्टो के अंदर मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद आयुष मिनिस्ट्री टू, क्या करेगी, ऑन द क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब क्विक कॉमर्स के लिए करा है टाई अप। तो आंसर विल बी जेप्टो। और या फिर मिनिस्ट्री का नाम पूछ लेंगे कि जेप्टो ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। आयुष की फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। मतलब जो भी हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन टेक्निक्स होती है या ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक्स है, उसकी एक प्रॉपर मिनिस्ट्री बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसने कि अभी अभी रिसेंटली जेप्टो के साथ क्या करा है, कोलैबोरेट करा है और अपनी स्टोर खोल लिया वहां पर जेप्टो के अंडर। ठीक है, मतलब आप जेप्टो मोबाइल ऐप खोलोगे तो वहां पर आपको आयुष के स्टोर दिखेगा, वहां पर आपको आयुष के प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हमारे आयुष कौन है? कल भी हमने पढ़ा था, श्री प्रताप राव जाधव जी, ये हमारे मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा डिजी लॉकर रेगुलेटरी ओवरऑल कमेटी। अभी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको बोला जा रहा है डिजी लॉकर ओवरऑल कमेटी। ओवरऑल का मतलब इसका, इसके बारे में और ज्यादा हम चेक करेंगे इसको कैसे इंप्रूव कर सके। ठीक है, इस डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को। तो ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन है वो आप याद रखना, श्री अजय स्वानी जी, इनके चेयरमैन है, इस कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, ये अभी फॉर्म हुई थी फरवरी 2026 में, न्यूज में आई है तो इसलिए मार्च में कवर कर रहे हैं। ठीक है, चेयर्ड बाय श्री अजय सहानी जी। ठीक है जी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव है। ठीक है, और अभी इन्होंने कमेटी बनाई है इसके लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है डीजी लॉकर रेगुलेटरी ओवरऑल कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो आप याद रखना श्री अजय सवानी जी। या फिर ये ऐसा पूछ लेंगे डीजी लॉकर रेगुलेटरी ओवरऑल कमेटी किसने बनाई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा डिजी लॉकर के बारे में पढ़ लीजिए। ये क्या है, जुलाई 2000 2015 में हमने लॉन्च करा था डिजी लॉकर। ठीक है जी, डिजी लॉकर क्या है, कुछ पता है किसी को? कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट होगी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जैसे लाइसेंस हो गया आपका व्हीकल वाला जो लाइसेंस होता है, या फिर कोई और सर्टिफिकेट्स हैं या कुछ भी है, उनको आप कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, तो आप डिजी लॉकर में इन्हें रख सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसे डिजी लॉकर में उसका एक पासवर्ड मिल जाता है और आप उसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी उसे दिशा, किसी भी अथॉरिटी को आप उसे दिखा सकते हैं। देखो, इसको आप डिजी लॉकर को लीगल स्टेटस मिला हुआ है रूल के थ्रू। तो उसको क्या, अगर आप डिजी लॉकर में किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हो तो वो एज एन पावर होता है ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने के बराबर। मतलब आपने अगर किसी को डिजी लॉकर में दिखा दिया वो चीज, तो समझ लो वो फिजिकली ही लिया जाएगा उसे। तो ये रूल में लिखा गया है किस वाले, प्रिवेंशन ऑफ रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएट प्रोवाइडिंग डिजिटल लॉकर फैसिलिटी रूल्स के अंदर। ठीक है, डिजी लॉकर एक्ट होगा उसके अंदर इसको बना, आईटी एक्ट के अंदर आई थिंक ये होगा, ये चीजें रूल 9 नहीं करता है। ठीक है, तो लीगल स्टेटस भी है डिजी लॉकर के जितने भी अंदर वहाँ डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। ठीक है जी, ये सब हो गया क्लियर। चले,
आगे किसी को कोई डाउट डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। इनके चेयरमैन आप याद रखना। चलते हैं आगे। भारत टैक्सी, देखो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन कोऑपरेशन, सॉरी कोऑपरेशन, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक लॉन्च करा इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं भारत टैक्सी। भी भारत टैक्सी है क्या चीज? इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बना दी है टैक्सी ड्राइवर्स की। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने पढ़ी होगी ना, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दिल्ली में मदर डेयरी है, आपके स्टेट में मतलब अरुणाचल में भी कोई होगी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जिसमें जैसे ये अमूल तो क्या है, दूध वाली है, जिसमें सारे के सारे जो फार्मर्स है वो कनेक्टेड रहते हैं, इसमें रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और ये एज एन कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करती है। तो ऐसी एक टैक्सी की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी है, जिसको बोल रहे हैं भारत टैक्सी, ठीक है जी। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? जून 6 2025 में। ऑफिशियल लॉन्च जो हुई है Feb 5 2026 में ऑफिशियल लॉन्च हो गया इसका भारत टैक्सी, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है जी। अभी रन कहाँ कर रही है? अभी तो फिलहाल के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर रीजन है वहां रन कर रही है, गुजरात में भी ये एक्टिवली रन करती है, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने का इनिशिएटिव है, और इनके जो मिनिस्टर है वो कौन है? अमित शाह, जो हमारे यू होम मिनिस्टर भी है, वही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी संभालते। तो भारत टैक्सी, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो यही है कि भारत टैक्सी है क्या? एक प्राइवेट स्टार्टअप है, पीएसयू है, या फिर प्राइवेट प्राइवेट एंटरप्राइज है? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। द आंसर विल बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू भारत टैक्सी बन रही है। इसको अमूल ऑफ टैक्सी भी बोला जा रहा था जब ये न्यूज में आई थी रिसेंटली, जब लॉन्च हुई थी, अमूल ऑफ टैक्सी। तो दिस इज अ भारत टैक्सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बेस राइड हेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोला जा रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राइवर ओन डिजिटली मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी बोला जा रहा है, ठीक है। ड्राइवर ही इसे ओन करेंगे, बस में प्रॉपर इलेक्शन होंगे, और जो इलेक्शन बन के जो हमारे इंडिविजुअल्स या सेलेक्ट होंगे वो भी ड्राइवर ही होंगे। तो ये पूरे ड्राइवर ही ओन कर रहे हैं इसको, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे उबर हो गया, या कोई कैपिटलिस्ट इसे नहीं ओन करा, या कोई इंडिविजुअल इसे नहीं ओन करा, ये ड्राइवर्स ही ओन करेंगे। इसमें प्रॉपर इलेक्शन वगैरह होंगे और उनके हेड होंगे, और वही जो बॉडी होगी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बॉडी होती है, वही इनके लिए रूल्स फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये भारत टैक्सी हो गया हमारा क्लियर। चलते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये आपको याद रखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन से घुमा सकता है आपको, जो भी बनाएगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे। फ्रॉड प्रो, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉड प्रो। अभी कुछ नहीं है, ये क्या है, एक जो सी डॉट है हमारा, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या है, फ्रॉड प्रो करके एक इंडिजिनस एआई ड्रिवन डिटेक्शन सॉल्यूशन बनाया है, जिसके थ्रू क्या करा है, जो भी हमारी टेलीकॉम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर कोई अपना आइडेंटिटी अलग बता रहा है, या फिर जो नंबर से उसको अलग तरीके से, मतलब फ्रॉड तरीके से यूज कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करेगा, और कुछ नहीं। अब ये न्यूज में क्यों आया था? न्यूज में क्यों आया था कि जो वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस हुई थी, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में, उसमें इसको रिकग्निशन मिला गया था कि टॉप 4 फाइनलिस्ट में गया था, टॉप 4 फाइनलिस्ट, ठीक है जी। जो फ्रॉड प्रो हमारा जो इनिशिएटिव है, तो इसमें देख लीजिए आप, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज ए प्रोएक्टिवली सिक्योर डिजाइन टू प्रोएक्टिवली सिक्योर टेलीकॉम इकोसिस्टम। जो हमारा टेलीकॉम इकोसिस्टम है उसको हम सिक्योर करने के लिए, ठीक है। जो भी वहां पर कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर कुछ करता है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। देखो यहाँ इमेज डुप्लीकेशन कर रहा है, या फेशियल डी डुप्लीकेशन कर रहा है, या फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगा रहा है, या जो भी है रीवेरिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन ले रहा है, तो उसके लिए हमने बनाया है फ्रॉड प्रो। तो ये सी डॉट का है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। बस ये याद रखना कि फ्रॉड प्रो प्रो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और उसलिए ये बनाया गया कि यहाँ पर जो भी हम टेलीकॉम से रिलेटेड चीजें होती है उसमें फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एआई ड्रिवन है, मतलब एआई का यूज कर रहा है, मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फर्स्ट,
ठीक है, जो जो पहली बार हुई है न्यूज़ में उनको हम करेंगे इसमें। सबसे पहला देख लीजिए इसमें क्या, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो नेटवर्क। मतलब रिंग मेट्रो नेटवर्क मतलब रिंग है ये, देखो यहाँ पर ये रिंग सा बना हुआ है। ये रिंग बना दिया मेट्रो नेटवर्क का, तो ये पहला है इंडिया का कि फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है रिंग मेट्रो नेटवर्क। अब ये है कहाँ, दिल्ली में। कहाँ से शुरू हो रहा है देखो इसमें, मजलिस पार्क। इस कनेक्ट तक मजलिस पार्क टू मौजमपुर बाबरपुर एरिया को, ठीक है। 71 किलोमीटर्स का है, लॉन्गेस्ट सिंगल लाइन है, ठीक है। एग्जीक्यूट कौन कर रही है इसको, तो डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर रही है, इन्होंने बना दिया गया है। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट है 71 किलोमीटर का, जो ऐसे चल रहा है यहाँ देखो, ये पूरा आप देख रहे हो, आजाद नगर, शिवनगर, आनंद विहार, मयूर विहार, लाजपत नगर। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशन रिंग नेट मेट्रो नर कहाँ बना है, तो दिल्ली में बना है। या अगर पूछ लेंगे कौन है इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, तो डीएमआरसी आपका आंसर होगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेट पर्टिकुलर है, तो फिर भी ये हमारा नेशनल कैपिटल का है, तो फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो नेटवर्क कहाँ पर अभी एस्टैब्लिश किया है, तो आंसर विल बी दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, चलते हैं आगे। चलिए जी, अब ये न्यूज़ जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये न्यूज़ में काफ़ी था। इंडिया फर्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है क्या, पैसिव यूथनेशिया। अब आप बोलेंगे कि यूथनेशिया क्या चीज़ है सर। यूथनेशिया का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को हम एक्टिवली क्या कर दें, उसकी लाइफ एंड कर दें। मतलब हम खुद करके, पेनलेस होनी चाहिए, पेनलेसली एक्टिवली किसी की लाइफ एंड कर दें। तो अभी ये रिसेंटली क्यों आता, क्योंकि जो हरीश राणा है जी, ये देखिए इनकी फोटो लगी है यहाँ पर, हरीश राणा, ये बहुत टाइम से क्या, ऑलमोस्ट 12 ईयर से ये वेजिटेटिव स्टेट में थे। मतलब ये पूरा का पूरा जो है सपोर्ट के थ्रू जी रहे थे एकदम। गैस में गले में ट्यूब लगी थी, सब कुछ लगा हुआ था। तो इनका केस भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इनको यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, ये केस चल रहा है देखो। ठीक है, तो इनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ठीक है, कि इनकी लाइफ एंड कर दी जाए पेनलेसली, विदड्रॉइंग जो लाइफ सपोर्ट उन पे लगे हुए थे, मतलब जो भी गैस ट्यूब लगी हुई या ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए या कोई दवाइयाँ चल रही, उनको विदड्रॉ कर दें। ठीक है, तो विदड्रॉ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है गिव अप कर जाएगी और उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये वेजिटेटिव स्टेट में कोई भी बोल नहीं रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना कुछ देख पा रहे हैं, बस लेटे पड़े हैं और जो भी मेडिकल सपोर्ट के थ्रू जी रहे हैं, बस उनकी धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं। अब देखो फोटो में भी देख लो आप, उनकी गैस ट्यूब वो ऑक्सीजन ट्यूब डली हुई है, और फूड फूड पाइप में भी फूड वो जा रखा है, फूड पाइप। तो ये इसीलिए इनको बोला गया, इनके पेरेंट्स ने ही इनको वो करा था, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा था कि प्लीज इनको पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दीजिए, क्योंकि वो अलाउड नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और वो फिर जीत गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया। तो फर्स्ट केस है पूरा इंडिया में, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहला केस है। तो आपको पेशेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, हरीश राणा जी है। 32 ओल्ड ओल्ड ईयर फॉर्मर बीटेक स्टूडेंट थे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अब वो हुआ क्या था इनके साथ, जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे ना 2013 में, तो ये अपनी जो फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वो बालकनी से गिर गए थे नीचे। ठीक है, इनको ब्रेन इंजरीज आई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनका मतलब ऐसी स्टेट हो गई थी कि वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे, ना कुछ सुन पा रहे थे ना बोल पा रहे थे, बस लेटे लेटे हैं, पूरा कंप्लीट पैरालिसिस जिसे बोला जाता है, 4 लिम्स, मतलब पूरी की पूरी बॉडी ऐसे हो गई थी। और 12 साल से ये ऐसे के ऐसे थे, 12 ईयर्स। ठीक है, तो जो उनके पेरेंट्स थे, बस उनको कैसे न कैसे करके एक होप में थे कि कभी ना कभी ये रिकवर कर पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ गए हैं, उन्होंने बोला कि प्लीज़ इन्हें पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दीजिए, और उसके बाद इनकी लाइफ खत्म हो गई थी। ठीक है, तो हुआ क्या अब, एम्स जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर कर दिया कि ठीक है हम अलाउ करते हैं पैसिव यूथनेशिया। और फिर डायरेक्ट करा था किसको, एम्स दिल्ली को। एम्स दिल्ली को डायरेक्ट करा कि प्लीज़ आप ये प्रोसीजर पूरा देखिए। यहाँ वो लास्ट में एडमिट हुए थे एम्स दिल्ली में, धीरे धीरे करके इनकी जो लाइफ सपोर्ट लगा हुआ था, फूड पाइप लगी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे थे, दवाइयाँ थी, उनको धीरे धीरे करके विड्रॉ करते गए। और ठीक है,
और एकदम ही पीसफुली एग्जिट करवा दिया उन्हें, कहाँ से, अर्थ वर्ल्ड से। तो उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन पैसिव यूथनेशिया इज ए लीगलाइज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है आर्टिकल 21 में, पर उसके अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होता है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंडर। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट है, ठीक है जी। तो आप याद रखना इनका पैसिव यूथनेशिया क्या होता है। देखो इसमें दो यूथनेशिया, यूथनेशिया का तो मतलब ये है कि आप किसी को एक्टिवली मार रहे हो पेनलेसली, ये तो ये हो गया यूथनेशिया। पर इसमें दो तरीके के यूथनेशिया होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। अब पैसिव में क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस उनकी दवाइयां विड्रॉ कर रहे हैं, उनका मेडिकल सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके डेथ होगी। पर एक्टिव यूथनेशिया में होता है कि आप कोई सा भी ड्रग डाल दो या इंजेक्शन डाल दो जिससे कि उनकी उसी टाइम ही डेथ हो जाए, तो वो एक्टिव यूथनेशिया हो गया। मतलब आपने कोई ऐसी दवाई खिला दी या कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि उनकी बॉडी में कोई ऐसा ड्रग डाल दिया जिससे उनकी एट द स्पॉट ही डेथ होगी, तो वो हो गया एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया तो कहीं भी अलाउड नहीं है, पर पैसिव यूथनेशिया कुछ नॉर्डिक कंट्रीज में अलाउड है। इंडिया में ये पहला केस हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखना, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। फर्स्ट है इसमें लेमितिए, एक्सरसाइज लेमितिए, ठीक है जी। तो ये याद रखना, ये 11th एडिशन है, और ये किसके बीच में होता है, इंडिया एंड सेचेल्स, ठीक है। सेचल्स, सेशल्स बोलते हैं इसे, सेचल्स है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये इंडिया एंड सेशल्स के बीच में होता है, 11th एडिशन है, जो जिसका नाम है एक्सरसाइज लेमेथिया 2026, ठीक है जी। आप इसको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि एक्सरसाइज लेमेथिया किसके बीच में होती है, तो इंडिया एंड सेशल्स के बीच में, ठीक है। तो टर्म मीनिंग देख लेमिते का मतलब होता है कि फ्रेंडशिप, ठीक है, जो क्रेओल लैंग्वेज होती है उसमें होता है। तो और तो इसमें कुछ है नहीं। वेन्यू याद रखना कि सेशल्स में हुआ था, ठीक है। बस ये याद आपको रखना है कि एक्साइज लिमिट है सेशल्स और इंडिया के बीच में। सेशल एक आइलैंड कंट्री है जो कि हमारी अरेबियन सी में है आई थिंक, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, चलो सेशल देखने चलते हैं। अ, ये है हमारा सेशल्स, SY, ओ स्पेलिंग गलत है, ECH, ओ स्पेलिंग में देख लेता हूँ क्या है इसकी, SEY है, SEY। ये आ गया सेशल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं सेशल्स हैं का, ये देखो ये नीचे आ गया ना, छोटी सी टेरिटरी है, ये देखो कितना छोटा सा एरिया है पूरा का पूरा। एक तो ये हो गया यहाँ पर, छोटे छोटे इसके आइलैंड है। देख रहे हैं आप सेशल्स कहाँ पर है, सबको दिख रहा है ना, कोई ऐसा नहीं है जिसको स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही हो, ये है सेशल्स, ये है छोटी सी टेरिटरी है इसके, इतने इतने आइलैंड है छोटे छोटे। तो इनके बीच में इंडिया और किसकी एक्सरसाइज हुई थी, इनके बीच में इंडिया और की एक्सरसाइज हुई थी। ये देखो, अब ये होगी क्या, नेवल एक्सरसाइज होगी जहां तक अंदाजा है, ठीक है। क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है जी। ये देखिए आप, सेशल्स इंडिया देखो कहाँ पर है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये हो गया मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, ये याद रह जाएगा आपको कि सेशल्स कौन सी कंट्री है। इसके बगल में मालदीव्स दिख रहा होगा आपको, मालदीव्स यहाँ पर, श्रीलंका, फिर इंडिया चालू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया क्लियर आपका सेशल्स। चले आगे, चलिए जी आगे। तो ऐसे ही हम क्लियर करेंगे आपके कौन से डाउट, मैप से रिलेटेड डाउट। मैप जब आप पढ़ोगे ना तो चीजें आपको याद रहेगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है अवतार एम्फीबियस ड्रोन। तो ये है क्या, ये अवतार नाम है एक ड्रोन का जो कि एम्फीबियस है। तो एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, पानी में भी उतर रहा है भाई, ये देखो फोटो देखो, पानी के अंदर भी चल रहा है, बाहर तो चलेगा ही चलेगा, उसके अंदर भी जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एम्फीबियस ड्रोन। किसने बनाया, एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमस सिस्टम डीप टैग रोबोटिक फाउंडेड बाय एरोनॉटिकल इंजीनियर जितेंद्र सैनी एंड गौतम, ठीक। प्राइवेट एंटिटी ने बनाया, DRDO ने बनाया। पर आप नाम याद रखना कि अवतार है क्या जी, अवतार जो है एमपीबीएस ड्रोन है। इनके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। इसे अवतार की फुल फॉर्म देख लीजिए, एमपीबीएस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिकल एंड एरियल एक्वाटिक
रिकनसाइंस, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको यही याद रखना है इसमें कि एवाटार क्या है, एम्फीबियस ड्रोन है जो प्राइवेट सेक्टर ने बनाया गया है, मतलब एक प्राइवेट एंटिटी ने बनाया है, डीआरडीओ का नहीं है। ठीक है जी, हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया कोल्ड रिस्पॉन्स 2026। अब ये है क्या? क्या देखो जी, अभी क्या हुआ, नेटो जो हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जो कि कहाँ करी है? आर्टिक में। आर्टिक रीजन पता है ना आपको, ऊपर की तरफ जो हमारा, ठीक है, वहाँ बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो बाइनियल मतलब ये साल में 2 बार होती है। ठीक है, बाइनियल आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको नाम दिया जाता है कोल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये किसकी है? नेटो की। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी है? तो द आंसर विल बी द नेटो। ठीक है जी। अब ये कहाँ पर हुई है? नॉर्वे और फिनलैंड के जो एरिया थी वहां पर ये हो रही है। ठीक है जी। किन्होंने पार्टिसिपेट किया? 14 एलाइड नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। बस ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 किसकी है? नेटो की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है जी, जो कहाँ हुई है? नॉर्वे और फिनलैंड के आसपास हुई है। ठीक है, अब नेटो के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में काफी थी। तो नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि कब फॉर्म हुई थी? अप्रैल 4 1948-49 के अंडर फॉर्म हुई थी। अब इसमें टोटल मेंबर्स कई बार पूछते हैं कि नेटो के अंदर कितने मेंबर्स है, तो देयर आर 32 मेंबर कंट्रीज इन नेटो। यूरोप जो कि कहाँ है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मेंबर्स है। अब इसमें जो लेटेस्ट एडिशन जो हुआ था वो था स्वीडन। स्वीडन लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, 32 मेंबर्स के अंडर। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसल्स बेल्जियम में। ठीक है जी, ब्रुसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखो आप, मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारी यूरोप पूरा का पूरा, और ये हो गया बेल्जियम। इसके अंदर जो इसकी कैपिटल है ब्रुसल्स, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो हमारा आर्टिक रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन अभी अभी ज्वाइन हुआ है। ठीक है, ये लेटेस्ट कंट्री है नेटो को ज्वाइन करने वाला। टोटल कंट्रीज है 32। तो यहाँ पर ये हुआ है अभी कोल्ड रिस्पॉन्स, हमारी जो एक्सरसाइज थी नेटो की, वो यहाँ ज्वाइन हुई है। ठीक है जी, हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। कोड रिस्पॉन्स हमारा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहला है इसके बाद है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स देख लेते हैं हम। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये में से क्वेश्चन आ ही जाएगा लगभग। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है हमारा 2026, जो कि 10th एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का। तो इसमें होस्ट कौन कौन थे? कहाँ हुआ था? इंडिया श्रीलंका में हुआ था। कुछ मैच श्रीलंका में हो रहे थे, कुछ मैच इंडिया में हो रहे थे। तो इंडिया ने रिटेन कर लिया है टाइटल, मतलब इंडिया इसका विनर था। किसका? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप सीरीज का, जो कि 10th एडिशन था। इंडिया ने रिटेन कर लिया, इंडिया जीता इसमें। रनर अप कौन रहा? न्यूजीलैंड, मतलब लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ था और न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया जीत गया था। तो इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 96 रन इन द फाइनल शोडाउन। हो गया। जो फाइनल हुआ था वो कहाँ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखियो कितने सारे फैक्ट आ रहे हैं। इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम इन टूर्नामेंट हिस्ट्री टू विन द consecutive मेंस T20 वर्ल्ड कप, मतलब पहली टीम बन गई जिसने लगातार जीते हैं। ठीक है, 2024 का ट्रॉफी भी इन्होंने जीती, अब 2026 की भी ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है। देखिए, इमर्ज एज फर्स्ट नेशन होस्ट नेशन एवर टू लिफ्ट T20 ट्रॉफी, मतलब पहला होस्ट नेशन बन चुका है जिसने T20 ट्रॉफी लिफ्ट करी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? क्राउन्ड एज अ फर्स्ट कंट्री टू विन द 3 T20 टाइटल ओवरऑल, मतलब पहली बार किसी कंट्री ने 3 टाइटल, मतलब 3 टाइटल T20 वर्ल्ड कप के पास है। मतलब ऐसे कोई कंट्री नहीं है, इंडिया के पास तीनों है। तीनों कौन सा हो गया? एक 2007 में जीता था, एक 2024 में जीता, और एक 2026 में भी जीत लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? हमारे संजू सैमसन जी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? द आंसर विल बी संजू सैमसन। ठीक है, प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन थे? जसप्रीत बुमराह। जिस दिन मतलब फाइनल मैच था, उस दिन प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन थे? तो जसप्रीत बुमराह था। ठीक है,
T20 वर्ल्ड कप का जेनेसिस देख लीजिए, कब ये शुरू हुआ था। तो पहला मैच था साउथ अफ्रीका में, हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 2027 में। टू 2027 2007 में एक्चुअली, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप सीरीज शुरू हुई थी 2007 में, और उस टाइम इंडिया ही जीता था। इंडिया ने लिफ्ट करा था वर्ल्ड कप, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पर कि 2007 में इसका पहला वर्ल्ड कप था। तो 2007 में ये शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप, और 2007 में सबसे पहले हमने ही जीत लिया था, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, देखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो वो है गुजरात में। कहाँ पर? मोटेरा, अहमदाबाद में, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको बोला 1,32,000 स्पेक्टेटर्स यहाँ पर बैठ सकते हैं एक साथ। तो पर ये याद रखना कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट नाम लिख रहा है आपको, क्रिकेट स्टेडियम, ये कोई वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम नहीं है। इससे बड़े बड़े स्टेडियम होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक। पर ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है मेनली? एक तो इंडिया में, या दूसरा जो हमारी यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मेन कंट्रीज यही है, इन्होंने डेवलप करा। अब इंडिया तो बहुत ऊपर चले गया क्रिकेट के मामले में, ठीक है। आईसीसी के चेयरमैन भी इंडियन है, कल भी बताया था आपको। तो ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट? और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भी इंडिया ने ही जीता है। किसको हराया? न्यूजीलैंड को। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वर्ल्ड कप जीता तो है इंडिया ने, पर हराया किसको था, किसको डिफीट करा था फाइनल मैच में? तो आंसर विल बी न्यूजीलैंड, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पारस डोगरा जी। इन्होंने क्या कर दिया है, रणजी ट्रॉफी जो होती है हमारी, रणजी हमारे वो होते हैं टूर्नामेंट्स, उसमें क्या 10,000 रन पूरे कर लिए गए। तो ये इसलिए न्यूज में आ गया था। पारस डोगरा की आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सेकंड बन चुके हैं इंडियन जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट करे हैं रणजी ट्रॉफी में, ठीक है जी। तो इससे पहले जो थे वो वसीम जाफर जी है, जिन्होंने टोटल रन कितने कर दिए हैं? 12,000 रन। तो ये सेकंड बन चुके हैं 10,000 रन क्लियर करने वाले, मतलब बनाने वाले, ठीक है जी। इन्होंने कितने उसमें 147 इनिंग्स में इन्होंने 10,000 रन अपने पूरे कर दिए। फास्टेस्ट बैटर इन द हिस्ट्री, मतलब ये फास्टेस्ट है। इन्होंने इससे भी, इनसे भी पहले कर, वसीम जाफर से भी पहले कर दिए, तो ये फास्टेस्ट बन गए, फास्टेस्ट बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन का माइलस्टोन क्लियर करा। सॉरी, 10,000 है, 1,000 बोल रहा हूँ शायद से मैं तब से। सुबह सुबह ना ये स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कई बार, ठीक है जी। ठीक है, तो अभी जो अब सेकंड इसमें एक फैक्ट है कि जो अभी जो 2025-26 सीजन में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी, उसके विनर थे जम्मू कश्मीरी, ठीक है। जम्मू कश्मीर विनर था। तो ये जम्मू कश्मीर के ही प्लेयर हैं पारस डोगरा जी, ठीक है जी। ये जम्मू कश्मीर से ही खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही, स्टेट है, उन्होंने ही रणजी ट्रॉफी जीता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि 2025-2026 का रणजी ट्रॉफी का टाइटल विनर कौन है? तो आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, आंसर आपको मार्क कर देगा, ठीक है जी। थोड़ा रणजी ट्रॉफी के बारे में पढ़ दीजिए। 1934-35 में स्टार्ट हुई थी। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, नेम्ड आफ्टर कुमार श्री रंजीत सिंह जी, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, जिन्होंने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, ठीक है जी। कुमार श्री रंजीत सिंह, तो इसीलिए रणजी ट्रॉफी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट खेलते हैं इसमें, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो अभी कौन जीता है? जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। फर्स्ट मैच किसके बीच में होता है? मद्रास एंड मैसूर के बीच में। ये भी आप याद रख सकते हैं। पर मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है इसमें? मुंबई, ठीक है। तो मुंबई ने 42 टाइटल्स जीते हैं ओवरऑल देखा जाए तो। अभी का किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने। और सबसे ज्यादा किसने जीते? मुंबई ने जीते हुए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की भी टीम है, वो हमारी इंडक्ट हुई थी 2018-19 सीजन में, कि अरुणाचल प्रदेश ने भी अपनी टीम रणजी ट्रॉफी में उतार दी थी, ठीक है। टोटल कितने हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलते हैं? ऐसे हमारे टोटल 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। 8 स्टेट्स है, ठीक है जी। कौन कौन से हैं? किसी को याद है? अब अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश आ गया है, ठीक है। तो मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड एंड सिक्किम, ठीक है जी। ये सारे स्टेट्स खेलते हैं हमारे रणजी ट्रॉफी। आई थिंक आसाम भी है, एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं इसका कंफर्म नहीं हूँ, आसाम भी है शायद से जो रणजी ट्रॉफी खेलता है, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर आपका, पारस डोगरा जी 10,000 रन माइलस्टोन,
चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड जो अभी न्यूज में थे वो हम ये देख लेंगे इसमें। चलिए जी, पहला अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड, ये किसको दिया गया है? जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको दिया गया है। इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ठीक है, केवी श्री सुब्रमण्यम भी बोलते हैं इन्हें। ये पहले हमारे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे। ठीक है जी, तो इनको क्या कौन सा अवार्ड मिला अभी? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड। ठीक है, ये पहले इकोनॉमिस्ट है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, और बेसिकली क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जिसमें किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत के इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने डिजाइन करा होगा ना, जब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे डिजाइन करा होगा, तो उसके लिए इनको मिला है, शिकागो यूनिवर्सिटी ने दिया है। ठीक है जी, और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, आपको टाइम लगेगा तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है जी, अवार्ड इंस्टीट्यूशन कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कौन? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम से 17th सीए थे, मतलब 17th क्या थे हमारे? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2018 से 2091 में ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं आगे। चलिए जी, नेक्स्ट अवार्ड है बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026। ठीक है जी, ये अवार्ड्स कौन प्रेजेंट करती है? कौन करती है प्रेजेंट? इसमें लिखा होगा बीसीसीआई के प्रेजेंट होते हैं, बीसीसीआई करती है इसे प्रेजेंट। तो इसका नाम है नमन अवार्ड्स 2026। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से मेन जिनको ये मिला है। सबसे पहला जो टाइटल है पॉली उमरिगर अवार्ड, ये किनको मिला है? शुभम गिल को। शुभमन गिल है इनका नाम, शुभम नहीं है, शुभमन गिल है इनका नाम, जो कि बेस्ट एज ए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन के लिए। ठीक है, पॉली उमरिगर अवार्ड। ठीक है, अब इसमें जो मेन रखने की, आपको याद रखने की कोशिश है वो रहेगी, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन को किसको मिला? स्मृति मंदाना जी। तो ठीक है, ये दो आपको याद रह जाएगा, शुभमन गिल एंड स्मृति मंदाना जी, दो हो गए आपको याद। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेन के लिए किसको? शुभम गिल को। अब बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन के लिए मिला स्मृति मंदाना। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस किस को मिला है? एक तो राहुल द्रविड़ जी को और रॉजर बिनी जी को। ठीक है, इनको मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन किसको मिला है? वो मिला है मिथाली राज जी को। ठीक है, ये तीन इनकी फोटो है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले हैं जिनकी फोटोज मैंने लगा रखी है। और इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर किसको मिला है? मेन में मिला है शुभमन गिल को, और वुमेन में मिला है स्मृति मंदाना जी को। तो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नमन अवार्ड्स कौन प्रेजेंट करता है? तो बीसीसीआई प्रेजेंट करती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें जो की डेब्यूटेंट रिकॉग्नाइज करा है वो हर्षित राणा जी को रिकॉग्नाइज करा है। ठीक है, ठीक है, जो डेब्यू कराया जिन्होंने, और बहुत अच्छा खेला है। और ये मेन में थे, और जो विमेन में उनका नाम है एन श्री चारनी जी। ठीक है, इनको बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड मिला है। ठीक है, हर्षित राणा भी आप याद रखें, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन में, और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन में एन श्री चरानी। ओके, ये हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इकोनॉमी सेक्शन, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है जी, सबसे इसमें पहला इंपॉर्टेंट आ गया फोन पे रुपए ऑन गो कार्ड। ये क्या है भाई? ये फोन पे ने तो लॉन्च करा है, ये तो समझ में आ रहा है सर, पर ये रुपए ऑन गो कार्ड क्या चीज है? कुछ नहीं है, एक कार्ड है, और ये एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया है फोन पे ने। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का मतलब है, एक तो मोबिलिटी से आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी मोबाइल चीज के लिए होगा। मोबाइल मतलब जो चलती हुई चीज होगी। ठीक है, मोबाइल वाला वो वाला मोबाइल नहीं जो आप हाथ में लेके घूमते हैं। मोबिलिटी मतलब जैसे व्हीकल, उसके लिए ये कार्ड बना है। तो एक नेशनल है, नेशनल मतलब नेशनली इसको वो यूज करेंगे। कॉमन है मतलब कॉमन, ये हर जगह यूज हो सकता है। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया गया है, किसने? जिसको बोला जा रहा है रुपए ऑन द गो कार्ड, ये फोन पे की तरफ से है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये कार्ड बना दिया गया है, अब आप इसे मेट्रो में ले जाइए या कहीं और ले जाइए, यूज होता जाएगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट में है, तो अभी ये केवल कहाँ कर रहा है? हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी एक विजन है वन नेशन वन कार्ड का, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, मैक्सिमम बैलेंस में 2000 रख सकते हैं, और मैक्सिमम
एक टैप में जो हम यूज कर सकते हैं वो 500 रुपीज यूज कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आएगा कि रुपए ऑन द गो कार्ड क्या है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, ठीक है, जो कि किसने बनाया, फोन पे ने बनाया है। ट्रांजिट सिस्टम, पेमेंट जहां जहां पेमेंट करते हैं किसी भी ट्रांजिट सिस्टम में, वहां ये यूज हो सकता है सीमलेसली। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर आपका। ठीक है, कोई डाउट तो आप लिखिए प्लीज। चलते हैं आगे, पॉलिटी इन न्यूज, जो हमारा पॉलिटी में कवर होगा। देखिए जी, आज ये पॉलिटी वाला टॉपिक ऐसा है कि हमारी पॉलिटी का नहीं है, इंडियन पॉलिटी का नहीं, ये नेपाल की पॉलिटी का है। हुआ क्या है, जो हमारे 35 ईयर्स के एज के एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, नेपाल के। ठीक है, जिनका नाम है बालेंद्र शाह जी, ये बहुत न्यूज में भी है आजकल। ठीक है, इन बालेंद्र शाह जी न्यूज में है, तो आप बताना ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आप में कि रिसेंटली हु विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैज बीन रिसेंटली elected as a prime minister of Nepal? तो आंसर बी बालेंद्र शाह, ही इज जस्ट 35 years of age. ही ऑफिशियली होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल हिस्ट्री। नेपाल के हिस्ट्री से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और ये मधेसी कम्युनिटी के हैं। मधेसी कम्युनिटी का मतलब क्या होता है नेपाल में, जो तराई रीजन में रहती है। एक तो नेपाल तो क्या है, पूरा एक हिली रीजन वो है ना कंट्री, पर जो नेपाल से नीचे वाले एरिया है, मतलब लो लाइंग एरिया से जो तराई रीजन्स बोला जाता है, वहाँ मधेसी कम्युनिटी रहती है। तो उसके ये क्या है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर आपका। ठीक है, तो उन्होंने क्या, केपी शर्मा ओली जी को हराया है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नेपाल के। और ये कौन से आते हैं, जहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। इनकी स्ट्रेंथ अभी कितनी है, जिनकी पार्टी थी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने 182 सीट जीती थी, टोटल ऑफ 275 सीट्स में, इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये पहले रैपर भी रह चुके हैं और डीजे भी रह चुका है, आई थिंक ऐसा कुछ है इनका बैकग्राउंड। ठीक है जी, तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के नेपाल के। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग पर्सन्स, कौन कौन से पर्सन अभी न्यूज़ में थे। हाँ जी, तो पहले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मुस्तबा खामेनी जी। मुस्तबा खामेनी जी क्या है, अपॉइंटेड एज ए थर्ड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ईरान के ये सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो अब हुआ क्या था, इससे पहले इनके फादर जो थे अयतुल्ला अली खमाने जी, उनको क्या यूएस और इसराइल की जॉइंट स्ट्राइक्स ने मार दिया था। वॉज किल्ड इन मेजर यूएस इसराइली एयर स्ट्राइक में। ठीक है, तभी उसी के बाद से ये वॉर शुरू हो गई थी, जिसको हम यूएस ईरान इसराइल वॉर बोला जाता है, जो अभी चली ही रही है, खत्म नहीं हुई है। तो जैसे ही इन्होंने एयर स्ट्राइक में मार दिया था, पहला इनका यही ऑपरेशन था कि सीधे जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको एलिमिनेट करा जाए। तो उन्होंने कर भी दिया एयर स्ट्राइक से, ड्रोन, आई थिंक ड्रोन के मदद से मारा था, बॉम्ब गिरा के, पता भी नहीं लगा था किसी को। और एकदम से न्यूज आ गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम शॉक हो गई थी, ये सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। तो उनके बाद उनके बेटे जो है मोस्तफा खमानी जी, जिनकी फोटो लगी, इनको अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है जी, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि मोस्तफा खमानी कौन सी कंट्री के हैं, या फिर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान। तो आंसर विल बी मोस्तफा खमानी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया ट्रेंडिंग डेज। ट्रेंडिंग डेज जो इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे, तो इसमें एक ही है आज, तो इसीलिए वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे March 8 को आता है, हर साल मनाया जाता है। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसका इंटरनेशनल वुमेन डे का। तो इसको तो आप याद ही रख लेना भैया, और तो याद हो ना हो, पर आप इसको याद रखना कि विमेन से रिलेटेड March 8 होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसकी ओवरऑल थीम जो है, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ये इसकी थीम है। तो थीम भी आप याद रखना इसकी। ठीक है जी, और ग्लोबल कैंपेन थीम जो है गिव टू गेन, ये इसकी ग्लोबल कैंपेन थीम है। पर आप इसकी जो ये वाली थीम है इसको याद रखेंगे। ठीक है जी, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ये हमने लिखी हुई भी है यहाँ पर। ठीक है जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हिस्ट्री देख लेते थोड़ा सा। ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा था 1977 में, और March 8 को ये मनाया जाता है। क्यों, टू सेलिब्रेट सोशो इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल एडवांसमेंट ऑफ वुमेन ग्लोबली। तो ये इंटरनेशनल वुमेन डे है। ठीक है, March 8 को आता है। इसकी जो थीम है वो भी आप याद रखना। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया ट्रेंडिंग प्लेसेस, मतलब कौन कौन सी प्लेसेस हमारी इंपॉर्टेंट थी इस बार न्यूज में।
सबसे पहले जो आएगी वो है चिली। ये देखिए उनकी फोटो, ये है चिली। ठीक है जी। तो वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या हो गया, डिक्लेयर कर दिया है चिली एज ए फर्स्ट कंट्री इन अमेरिका टू बी वेरीफाइड एज लेप्रोसी फ्री। मतलब इन्होंने लेप्रोसी एलिमिनेट कर दी है अपनी कंट्री से। तो अमेरिकास की पहली कंट्री, अमेरिकास इसे बोला जाता है पूरा का पूरा मिला के। जो नीचे वाला पोर्शन है ना, साउथ अमेरिका, इनको अमेरिकास बोला जाता है। ठीक है। तो साउथ अमेरिका में जो बीच बीच में वो भी है सेंट्रल अमेरिका, तो इनको पूरा मिला के अमेरिकास बोला जाता है। तो चिली इज द फर्स्ट कंट्री टू हु हैव एलिमिनेटेड दी क्या, लेप्रोसी, फॉलोइंग द जॉर्डन हु चाइल्ड स्टडीज इन। ठीक है। चिल्ली इससे पहले जॉर्डन ने करा था। ठीक है जी। जॉर्डन भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लेप्रेसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि लेप्रेसी क्या है। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो कि, जिसका नाम हांसन डिजीज भी बोला जाता है, और माइसोबैक्टीरियम लेप्रेसे ये होती है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लेप्रोसी किससे कॉज होती है, वायरस से कॉज होती है, बैक्टीरिया से कॉज होती है, या प्रोटोजोआ से क्रॉस होती है, मतलब कॉज होती है। तो इसका आंसर विल बी बैक्टीरिया, मैसोबैक्टीरियम लेप्रेस का आंसर है। या डायरेक्ट इसका बैक्टीरिया ही पूछ लेते हैं कि इसका लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, तो माइसोबैक्टीरियम लेप्रे, बैक्टीरियम लेप्रे, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन बना देंगे, तो आंसर विल बी माइसोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है। ठीक है जी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब आता है? जनवरी 29-30 को, जनवरी 30 को ऑब्जर्व करते हैं, कोइंसाइड विद द डेथ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की। जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। कोइंसाइड कर रहा है, ये नहीं कि मतलब इनके वजह से ये कर दिया, नहीं, ये अलग हुआ था और ये अलग इवेंट है, दोनों अलग है, पर ये कि इनकी डेट सेम हो गई है। तो जनवरी 30 से आप याद रख जाएंगे कि महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी जनवरी 30 को मनाया जाता है। ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। थोड़ा हम देखते हैं चिली को मैप में जाके। कहाँ है हमारा मैप? ये रहा हमारा मैप। ठीक है जी। तो देखो इसको कैसे हम वो करते हैं। ये आ गया हमारा क्या, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अब यहाँ से हम इधर जाएंगे तो ये है हमारी साउथ अमेरिका। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको अमेरिकास बोला जाता है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका मिला के। तो इसमें देखो यही है चिली। ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था ना। तो ये चिली है, और ये इस वाली कंट्री ने अभी लेप्रेसी एलिमिनेट कर दी है। ठीक है। इसके बगल में अर्जेंटीना है, या बोलीविया, ब्राजील, मेक्सिको, ऊपर देखो जरा। यहाँ अभी रिसेंटली में क्या हो रहा है, आई थिंक 23rd फुटबॉल वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है ना, वर्ल्ड कप फुटबॉल, वर्ल्ड कप। ठीक है। तो मैक्सिमम यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है अभी ये, इनका वेन्यू ये है। आप अगर आप न्यूज़ में आएगा बाद में तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो 23rd है, आई थिंक 23rd फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है, जो उसका वेन्यू है यूनाइटेड स्टेट एंड मेक्सिको। तो अभी पहला मैच जो है आई थिंक मेक्सिको में है, आज से शुरू हो रहा है। तो आप जो भी फुटबॉल देखता है तो वो देखिए आज का मैच। ठीक है जी। तो ये चिली ये था। अब जॉर्डन का है, जॉर्डन ने भी कर दिया था ना इससे पहले। तो जॉर्डन हम चलते हैं, जॉर्डन है मिडिल ईस्ट में। ये है जॉर्डन, इसराइल के बगल में। तो ये जॉर्डन ये वाली कंट्री है। ठीक है जी। तो ये हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट? पहले जॉर्डन ने करा था, उसके बाद अब चिली ने कर दिया है। ये रहा आपका इसराइल, ये रहा इराक, और ये रहा ईरान। ठीक है। ईरान, अभी इसके सुप्रीम लीडर हमने पढ़े थे, मोतजबा खमानी जी। ठीक है। ये थर्ड सुप्रीम लीडर है सॉरी। ठीक है जी। चलते हैं आगे, आगे की स्लाइड पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। वर्ल्ड लेप्रोसी एलिमिनेशन वेरिफिकेशन चिली ने कर दिया है। चलते हैं आगे। इसकी कैपिटल है सेंटियागो, चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चलते हैं आगे। ठीक है जी। पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम। अब क्या हुआ है, जो पैक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम में, इनका क्या नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है जी। तो नाम चेंज करके इनका नाम रख दिया है त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, तो उनका नाम चेंज करके क्या है, तो वो है त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। ठीक है। तो ये हम, अब ये त्रिलोचन जी कौन है, ये फर्स्ट सिक्किमीज फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है जी। महात्मा गांधी जब थे उस टाइम पे इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट करा था वहां पर सिक्किम में। ठीक है जी। थोड़ा सा सिक्किम की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सिक्किम क्या है, जब इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर क्या है, चोग्याल किंगडम था सिक्किम के अंडर, सिक्किम में। ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि जो सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दे दिया गया था, कि मतलब
इंडिया का पार्ट नहीं होगा सिक्किम, जब 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, पर हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट इन द सेंस जो उसकी एक्सटर्नल अफेयर्स जो होगा, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया या डिफेंस हो गया, जो यूनियन गवर्नमेंट संभालती है वो चीज हम देखेंगे। पर जो डोमेस्टिक आपके रिलेशंस होंगे, डोमेस्टिक जो आपके काम होंगे, वो चौग्याल किंगडम संभालेगा। तो ऐसा एक प्रोटेक्टरेट स्टेटस दे रखा था। ये केवल सेटअप केवल कहाँ हुआ था, सिक्किम में ही हुआ था। ठीक है जी, प्रोटेक्टेड। उसके बाद जब 1975 में 22nd स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, किसको, सिक्किम को। ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है जी। तो चौंग्याल जो किंगडम था उसको अबॉलिश करके इसको 22nd स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, और ये यूनियन का पार्ट हो गया था, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया था। तो ये था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को इंटीग्रेट कर दिया गया था इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में। तो वो था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिक्किम का क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है। कैपिटल इसकी बैंगटॉक, सॉरी गैंगटॉक है। ठीक है जी। और हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम सबसे छोटा हाई कोर्ट माना जाता है स्ट्रेंथ वाइज, जो कि स्टैब्लिश किया था 1970 में, जिसकी अभी करंट जो स्ट्रेंथ है सिक्किम हाई कोर्ट की 2+1 है। मतलब 2 जजेस एंड 1 हमारा चीफ जस्टिस। ठीक है जी। 2+1 वाली इनकी, सॉरी, 2+1 वाला इसका सिस्टम है। तो ये स्मॉलेस्ट बोला जाता है, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल, टोटल जुडिशियल स्ट्रेंथ। गैंगटॉक याद हो गया आपको सिक्किम के बारे में कि कैपिटल गैंगटॉक है, प्रोटेक्टेड स्टेट था, 22nd स्टेट बना, और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और जो नाम चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। यही यहाँ का एक सोल ऑपरेशनल एयर फैसिलिटी है। ठीक है, एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पर आई थिंक जो कि ऑपरेशन में है, जिसका नाम पहले पैक्योंग एयरपोर्ट था, अब इसका नाम त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कर दिया गया। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट तो बताइए। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में प्रोजेक्ट चीता, ये अभी न्यूज में आया तो हम इसको कवर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता। तो ये हुआ क्या है, अभी के फिर से नई चीता मंगाए गए थे, कहाँ से, बोत्सवाना में, जो कि कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट चीता हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, कहाँ से, अफ्रीका से चीतास को इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क में। क्योंकि वहां पर इंडिया में चीता अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब है ही नहीं। पर हम कहाँ से ला रहे हैं इन्हें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर चीता अभी भी अवेलेबल है, मतलब जीवित है या लिविंग है वहां पर। तो ये लाए हैं। अभी फर्स्ट बैच कब आया था चीता का, 8 चीताज आए थे नाबीबिया से, सबसे पहले नाबीबिया से आए थे 2022 में। ठीक है। और सेकंड बैच जो है 12 चीतास का आया था, साउथ अफ्रीका से आया था, फरवरी 2023 में। थर्ड बैच 9 चीतास का आया, बोत्सवाना से आया, ये फरवरी 2026 में। ठीक है। तो दो तीन चीजें याद रखनी है आप, एक तो कूनो नेशनल पार्क याद रखना है कि कहाँ ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है जी। ठीक है जी। दूसरा है कि कहाँ से लाया जा रहा है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ला रहे हैं, नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एंड बोत्सवाना, अभी रिसेंटली बोत्सवाना से लाया गया है। ठीक है जी। तो ये चीता का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है जी। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। टेक्निकल पार्टनर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो भी होगा। ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। प्रोडक्ट चीता के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। चीता के बारे में, तो चीता क्या हमारा एक्सटिंक्ट हो चुका था, मतलब ये अब है ही नहीं इंडिया में। 1972 1952 में ही ये एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब उसी टाइम इसकी जितनी भी पॉपुलेशन थी सारी खत्म हो गई थी, एक भी चीता नहीं बचा था इंडिया में। पहले रहे होंगे पर अब नहीं बचे थे 1952 में। तो एनटीसीए ने इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रोजेक्ट चीता, जो कि 2000 कब लॉन्च हुआ, 2022 में करा था, जिसमें हम चीता लेके आए कहाँ से, अफ्रीका से लेके आए। एनटीसी के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट के थ्रू बनी होगी, तो ये इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनी है, जिसका काम है टाइगर टाइगर से रिलेटेड हमारे जो भी इनिशिएटिव है उसको लेना या इम्प्लीमेंट करना। ठीक है जी। कूनो नेशनल पार्क देख लीजिए कहाँ है, विंध्यन हिल्स, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। तो ये काफी पूछ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले 1981 में, फिर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा 2018 में, नेम आफ्टर कूनो रिवर। कूनो रिवर का नाम की वजह से कूनो नेशनल पार्क बोल दिया है। कहाँ पर है, एमपी में। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना कि एमपी में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है,
1882 में MOEF के हेडक्वार्टर देहरादून में है इसके, ठीक है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, स्टैब्लिश हुए 1982 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो वो देहरादून में है, उत्तराखंड में, ठीक है जी। चले आगे। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट वो आ गया वैन एलन प्रोब। एक प्रोब है, मतलब सैटेलाइट है छोटी सी, ये क्या कर दी है? एंटर हो गई है दोबारा किसके अंदर? अर्थ में आ गई है वापस। अब भैया ये किसने भेजी थी? ये भेजी थी नासा ने, ठीक है जी। अब भेजी क्यों थी? बहुत पहले की भेजी हुई है, लॉन्च है 2012 का ये लॉन्च है। तो ये लॉन्च क्यों करी थी? इसमें क्या है, इसको फोटोज वगैरह लेनी थी इस सैटेलाइट को। किसकी? एक वैन हेलन बेल्ट होती है। कहाँ होती है? ये होती है अर्थ और सन के बीच में एक बेल्ट होती है, जो कि एक रेडिएशन दे, जो अर्थ से निकल रही वाली रेडिएशन है और जो सन से निकलने वाली रेडिएशन है, उनके बीच की एक बेल्ट होती है। देखिए यहाँ लिखा डुअल लेयर्ड रिंग्स ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हेल्ड इन द प्लेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस बेल्ट एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड। मतलब ये शील्ड एक्ट करती है किसके? सोलर से, जो मतलब जो कि सन से जो कॉस्मिक रेडिएशन आ रही है या डेंजरस सोलर विंड आ रही है, उसको प्रोटेक्ट, उससे प्रोटेक्ट करती है हमें, अर्थ को, ठीक है। तो वेल हेलन रेडिएशन बेल्ट्स नाम दिया है। उसकी फोटोज वगैरह और जो भी उसको वहां पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करने, फोटोज वगैरह लेनी थी, वो उसके लिए वैन हेलन प्रो भेजा गया था 2012 में। तो कुछ नहीं है, बस ये याद रखना कि अभी वैन हेलन प्रो है किस स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है? तो नासा का ये प्रोग्राम है। और ये किससे रिलेटेड है? वैन हेलन रेडिएशन बेल्ट्स की ये डिटेल्ड फोटो या डिटेल्ड डेटा इन्होंने भेजा था, ठीक है जी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है UIDI बग बाउंटी प्रोग्राम। अब ये कुछ नहीं है, जो हमारी यूनिक, जो हमारा ये है UIDI, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड हमारा बनाता है। देखो ये देखो आधार कार्ड जिसने बनाया होगा ना UIDI, आपने कई बार जब आधार कार्ड बनाए होंगे तब ये वेबसाइट में गए होंगे। UIDI ने एक बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करा है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं? जो भी आधार से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट है, माई आधार पोर्टल है, सिक्योर QR कोड एप्लीकेशन पोर्टल है। तो इसमें क्या है, कोई भी अगर बग आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पर ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये करेंगे 20 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एथिकल हैकर्स। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? बाउंटी का मतलब क्या होता है? बाउंटी का मतलब होता है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो या मॉनेटरी कुछ रिवॉर्ड कर रहे हो। तो जो भी 20 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे, एथिकल हैकर्स होंगे, अगर ये कोई भी बग निकाल लेते हैं इस इन तीनों प्लेटफॉर्म में, तो उनको अवार्ड मिलेगा, ठीक है जी। बग का मतलब होता है कुछ भी इशू है, या टेक्निकल इशू है या ग्लिच है किसी भी UIDAI के प्लेटफॉर्म में, तो उनको हम अवार्ड देंगे इन लोगों को, ठीक है। तो बग बाउंटी प्रोग्राम मतलब बग अगर फाइंड कर लिया तो आपको बाउंटी मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही इसका वो है मेन ऑब्जेक्टिव। तो UIDAI का मेन ये प्लेटफॉर्म वो है, इनिशिएटिव है। तो ये आप अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि बग बाउंटी प्रोग्राम रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च, मतलब किसने लॉन्च किया गया? तो UIDAI आप आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ठीक है जी। तो UIDAI के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। स्टैब्लिश एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इस एक्ट के अंदर, आधार एक्ट के अंदर इनको स्टैब्लिश करा गया था। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है। पहले क्या प्लानिंग कमीशन के अंडर काम कर रही थी 2009 में, फिर बाद में इसको मीटी के अंदर शिफ्ट कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर शिफ्ट कर दिया था। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि आधार एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है जी। 12 डिजिट का होता है हमारा आधार नंबर, ठीक है। उसको ये वो देखती है, आपको बना मतलब जो आपका आधार कार्ड है यही लोग बना रहे हैं, यही अथॉरिटी बनाती है। कैप्चर क्या क्या करती है? डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा, आइरिस स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट होता है, फेशियल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। तो UIDAI आपका हो गया क्लियर। इसमें 12 डिजिट रैंडम नंबर होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तो आंसर विल बी 12, ठीक है। बग बाउंटी प्रोग्राम आपको याद हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है अभी लेटेस्ट, उनको हम देखेंगे सेक्शन में। चलिए जी, ये है नए नए गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं। जो मेन हुए हैं, मेन है, मैं उनको बता देता हूँ। एक तो गवर्नर ऑफ नागालैंड रिसेंटली अपॉइंटेड नंद किशोर यादव जी, ठीक है जी। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, आंसर विल बी RN रवि, ये अभी तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के बाद अभी ने कहाँ भेज दिया? वेस्ट बंगाल में भेज दिया।
ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये कहाँ, इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू जी। और लद्दाख के कौन हुए, विजय कुमार सक्सेना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट दिल्ली के कौन है। ठीक है, तो ये आंसर आप यहाँ मार्क कर देना कि रिसेंटली अभी कौन है। तो कौन है, तरनजीत सिंह संधू जी। ठीक है, वेस्ट बंगाल के RN रवि है। और नागालैंड के जो हुए हैं वो नंद किशोर यादव। इससे भी ज्यादा थे पर ये मेन मेन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। थोड़ा सा पॉलिटी में चलते हैं। तो आर्टिकल 155 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, ये आर्टिकल 155 में लिखा है। और आर्टिकल 153 हमारा क्या कहता है कि देयर शैल बी ए गवर्नर इन द ईच स्टेट। तो गवर्नर की जो पोजीशन क्रिएट हुई है वो आर्टिकल 153 से क्रिएट हुई है। पर अपॉइंटमेंट किससे हो रही है, आर्टिकल 155 से हो रही है। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर आपको। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये मार्क कर देना। अब देखिए नेक्स्ट है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में क्या हुआ था। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में क्या होता है, कोई भी पर्सन है वो 2 and more स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। मतलब एक ही गवर्नर होगा पर वो 2 स्टेट को भी दे सकता है, 2 यूनियन टेरिटरी को भी दे सकता है। तो ये सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन ऐड किया गया था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन आया कि गवर्नर दूसरे स्टेट का हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि वो 2 स्टेट में गवर्नर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में परमिसेबल हो चुका है कि आप सिंगल पर्सन को 2 स्टेट का गवर्नर बना दो। ठीक है, टर्म कितना होता है गवर्नर का, 5 years का होता है। पर इसमें एक लेकुने है, लेकुने ये है कि यह कैच पॉइंट है कि गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। टेन्योर है उनका 5 years का, कि 5 years पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट उन्हें किसी भी टाइम भी हटा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टेन्योर तो है गवर्नर का 5 years का, पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें 5 साल से पहले भी से भी हटा सकते हैं। मतलब कि अगर उनका 5 साल का टर्म पूरा भी नहीं हो तो भी प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का यही मतलब है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा है तब तक गवर्नर उस पोजीशन में रहेगा। जैसे ही अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनको हटाना तो वो हटा सकते हैं उसको, चाहे उनका टर्म पूरा हुआ हो नहीं हुआ है। तो ये नॉर्मल टेन्योर 5 years है वैसे। ठीक है, करंट कौन है हमारे अरुणाचल प्रदेश के, तो जनरल केवलिया त्रिविक्रम पटनायक जी। तो ये इनकी फोटो लगी है, ये हमारे गवर्नर है रिसेंटली। अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना कि अभी ये है हमारे गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर कौन थे अरुणाचल के, तो ये श्री भीष्म नारायण सिंह जी। तो ये फर्स्ट गवर्नर थे हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट के। ठीक है जी, हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलते हैं आगे, कल्चरल सेलिब्रेशन। ठीक है जी, अब क्या हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई किसी ने। किसने बनाया है, इंटरनेशनल वुमेन डे में बनाया गया है। किसने बनाया, ये फीमेल्स ने बनाया होगा क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हुआ है। तो ये क्या है, लेजिम परफॉर्मेंस। ये लेजिम परफॉर्मेंस, ये देखिए ये ऐसी परफॉर्मेंस होती है, इसमें ऐसे एक आपको टूल दे रखा है, इसमें क्या आपको डांस करना होता है इससे लेके काफी सारी। ये शायद से किसी के स्कूल में हुआ है कभी ये परफॉर्मेंस ऐसी, हमारे स्कूल में तो हुई थी भाई। तो हमने ऐसे पार्टिसिपेट भी किया था। ऐसे करके ऐसे डांस करना पड़ता है, चेन सी है डंडे से होते हैं, इसको आगे पीछे करके अलग अलग पोजीशंस में इन्हें डांस करते हैं। तो ये महाराष्ट्र का एक कल्चरल फोक डांस है। ठीक है जी, तो अभी क्या है, इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। 9101 टोटल वुमेन एंड स्टूडेंट थी जिन्होंने ये एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन में परफॉर्म करा था। तो ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हो गया है। तो ये लेजिम बोलते हैं, इस डांस परफॉर्मेंस को बोला जाता है लेजिम। लेजिम डांस बोला जाता है, ये लेजिम परफॉर्मेंस से बोला जाता है। ये हुआ कहाँ, दोबली थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है जी, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेचर ऑफ लेजिम, लेजिम क्या है, हाईली एनर्जेटिक रिदम, ट्रेडिशनली महाराष्ट्र फोक आर्ट है एक महाराष्ट्र की। ठीक है, नेम्ड आफ्टर लेजिम इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं लेजिम। ठीक है जी, स्मॉल वुडन मैलेट अटैच टू फ्लेक्सिबल आयरन रॉड, ये पढ़ लेना आप। इसमें घुंघरूज होते हैं, सिंबल्स, ये बजते हैं जब भी आप इसे करेंगे, ऐसे हिलाएंगे तो छन छन की आवाज आती है। तो ये ऐसा होता है लेजिम परफॉर्मेंस। इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम एंटर कर दिया है। ठीक है जी, हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलते हैं आगे, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो जी ये है हमारा समिट एंड कॉन्फ्रेंस वाला सेक्शन। इसमें क्या है, रोमानिया, रोमानिया ने क्या कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में था। तो
मुश्किल है, ऐसा कोई पूछेगा कि रोमानिया ने किस कंट्री ने रेटिफाई किया, क्योंकि आए दिन करते रहते हैं कंट्रीज इतनी सारी। ठीक है जी। तो मैंने बस इसलिए ये ऐड करा है क्योंकि हमें इसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ लिए लेंगे इससे। ठीक है, ये है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, तो इट फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेडक्वार्टर इन इंडिया। मतलब ये पहली ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ हेडक्वार्टर हुई है? इंडिया में हेडक्वार्टर है इसका। कहाँ है हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में, जिसे गुड़गांव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जो कि गुड़गांव में। अब ये कब लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये COP 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ना, तो उसमें जो 21 वाला था 2015 में, जो कि कहाँ हुआ था? पेरिस में। वहां ये लॉन्च हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था। पर इसके साथ इंडिया के साथ एक और पार्टनर था। कौन, कोई बता सकता है कौन था उसका पार्टनर? दो कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च करा था। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी को पता है अगर तो। कौन सी कंट्री थी जिसे इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च करा था? अरे लिखिए, गलती लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई मारेगा थोड़ी ना आपको। नहीं, आंसर ही नहीं लिखना भाई, हम तो सो गए हैं शायद से। हाँ, नहीं लिखना किसी को भी कुछ भी। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आप। लगता है आज तो सर से बात ही नहीं करनी है भाई हमें। चलिए, इसमें है फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एंड इंडिया ने मिलके इसे लॉन्च करा था। ठीक है, कहाँ पर? COP 21, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है जी। लोकेटेड कहाँ है? मेरे गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसमें एक कैच है कि ये पहले जब इनिशिएट हुआ था तो ये केवल उन कंट्रीज के लिए ओपन था जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कंट्री आती है। ठीक है, उन कंट्रीज के लिए ओपन था। ठीक है जी, क्योंकि क्या, सोलर से रिलेटेड है, इनको क्या सोलर एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी किनको मिलती है सबसे ज्यादा? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कंट्रीज लाइज करती है। इंडिया भी हमारी वहीं पर है ना, तो ऐसे ही, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन होता है। ठीक है, तो उन कंट्रीज के अब पर ये, अब ये क्या सबके लिए ओपन हो गया है कि कोई भी कंट्रीज आके इसे ज्वाइन कर सकती है। रोमानिया जो है बाहर है, इस डिग्री से बाहर है, 23.5, 23.5 इस डिग्री से बाहर है, तो रोमानिया बाहर है। ठीक है जी, तो प्रमोट कर दिए, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे सोलर एनर्जी वाली, क्लीन क्लाइमेट मिटिगेशन करेंगे, सस्टेनेबल। सर गुरुग्राम कहाँ था, भूल गया। गुड़गांव हरियाणा में है ना, दिल्ली के बगल में, NCR रीजन। गुड़गांव बोलते थे पहले से, अब गुरुग्राम कर दिया इसका नाम। ठीक है, NCR, दिल्ली के बगल में ही गुड़गांव है, उसके बगल में नोएडा है, फिर उसके बगल में फरीदाबाद है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो गुड़गांव याद रहेगा। ठीक है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको कहाँ है गुड़गांव। ठीक है, ये है। अब इसका इन्होंने सोलर से रिलेटेड जितने भी मैंडेट्स हैं वो ले रखे हैं, और इन्होंने अभी एक वो बना रखा है, सोलर इन्वेस्टमेंट 2030 तक कितना होना चाहिए? US $1 ट्रिलियन होना चाहिए, और 1000 गीगावाट का इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब सोलर पावर प्लांट लगा देंगे हम कितने? 1000 गीगावाट के, 1000 गीगावाट के। ठीक है जी, यही हमारा इसमें था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ठीक है जी, और कुछ नहीं है इसमें। इंडिया फ्रांस मैंने आपको बता दिया। कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने लॉन्च करा था किस कंट्री के साथ मिलके, तो आंसर विल बी फ्रांस। ओके, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर साथ में COP 21, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, उसमें ये लॉन्च किया गया 2015 में। नेक्स्ट है 40th एडिशन ऑफ आहर 2026। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, या एक फेयर मान लीजिए, मेला टाइप जिसे बोलेंगे, जिस जो किससे रिलेटेड, फूड से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है जी, कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पीयूष गोयल जी, वो इसको अलॉन्ग साइड थे किसके साथ? इटली के एम्बेसडर के साथ। वेन्यू बता दिया मैंने, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ था। ये है क्या जी? ये सबसे पहले फूड एग्जीबिशन है, बिजनेस टू बेस्ड ट्रेड एग्जीबिशन इन फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये आहर 2026 हुई थी। आहर से नाम हिंदी वर्ड है ना, आहर मतलब फूड। ठीक है, उसी के नाम पे हमने रखा है। 40th एडिशन था। जो कंट्री इसके साथ पार्टनर करी थी इस बार, वो कौन सी थी? इटली। मेलोडी मेलोडी याद हो गया होगा आपको, इटली। ठीक है जी,
तो इटली पार्टनर करी थी इस वाले एग्जीबिशन में। कुछ नहीं करते। इसमें क्या है कि जो भी एग्जीबिशन होगा यहाँ से फूड से रिलेटेड, जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी होते हैं जो होटल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें हॉस्पिटैलिटीज वगैरह होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर इनिशिएटिव लिए होंगे या कुछ भी मतलब एक्सचेंज करा होगे अपने टॉपिक्स वगैरह या कुछ बातें हुई होंगी, डिस्कशन हुआ होगा, तो वो वाला सब चीज़ यहाँ पर हुई है। तो ये आहार आपको याद रखना किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन यही आ सकता है इसके बारे में, या वेन्यू पूछ लेंगे तो वेन्यू विल बी भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। किसने पार्टनर करा था, तो इटली ने पार्टनर करा था अभी। ठीक है, तो यही इसका वो था। कोर फोकस आप देख लेना, इसमें पढ़ लेना एक बार कोर फोकस क्या क्या है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, किचन होटल मशीनरी, बेकरी इक्विपमेंट, फूड ग्रेड पैकेजिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, ये सब चीज करा गया था इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इटली कहाँ पर है, और उससे पहले क्या पढ़ा था, गुड़गांव। तो इटली तो आपका यूरोप में है, सबने देखा होगा। ठीक है, कहाँ गया भाई इटली, ये है हमारा इटली। इसके बगल में फ्रांस है, इसके बगल में इटली है, ये है हमारा यूरोप। ठीक है जी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रुसेल्स, यहाँ बेल्जियम इसका वो नीटो का हेडक्वार्टर। वापस आएंगे तो ये इंडिया में जो हमारा ये है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बगल में गुड़गांव, ये है गुरुग्राम। ठीक है जी, तो कोई डाउट नहीं अब। ठीक है जी, अब याद रहेगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है जी, हो गया क्लियर। चलते हैं आगे। ये हो गया एंड ऑफ द स्लाइड। तो आज की हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। तो आप बताइए आज का सेशन कैसा था, और कुछ सीखने को मिला, याद करने को मिला कि नहीं। नहीं मिला तो प्लीज लिख दीजिए, नहीं मिला सर आप तो बहुत बेकार पढ़ाते हो, आपने तो कुछ भी नहीं समझाया। ठीक है, बढ़िया था, थैंक यू सो मच। मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे ही हम कल भी करेंगे क्लास। उसके बाद जब तक आपका एग्जाम है, ऐसे 14th को एग्जाम है, उसके बाद हम थोड़ा ये सीरीज थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, सर से मेरी बात हुई थी तो इस सीरीज को थोड़ा सा हम चेंज